जलियांवाला बाग कत्लेआम ने भारतीय तहरीक आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। कत्लेआम ने आज़ादी की जद्दोजहद में तेजी लाई थी। कत्लेआम से कबल ब्रिटिश इंडिया की शुमाल मगरबी सरहद पर सरगर्मियां उरूज पर थीं। 1913 की गदर तहरीक और 1914 के कामागाटा मारो वाक़या ने पंजाब के लोगों में इनकलाब की लहर पैदा की थी। जब 1914 में पहली जंग अजीम का आगाज हुआ तो बहुत से भारतीय फौजी इसमें शामिल हुए। पहली बार मुल्क से बाहर यूरोप गए भारतीय सिपाहियों में कौम परस्ती और हुब्बुल वतनी का जज्बा उभर रहा था। उन्होंने दुनिया देखी और मुल्क का क्या मतलब है यह जाना। इस दौरान बरतानवी खौफजदा थे कि अगर ये फौजी बगावत पर उतर आए तो उन पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा, जबकि हुकूमत के पास उस वक्त उन्हें रोकने के लिए कोई सख्त कानून भी नहीं था। अंग्रेज एक नया कानून बनाने के लिए फिक्रमंद थे, ताहम रोल्ट एक्ट का मसवदा तैयार किया गया था। रोल्ट एक्ट का मसवदा पेश होने पर इस कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया। मकामी सहाफत ने इस पर तफसील से बहस शुरू की, जिसके बाद सख्त कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हो गए। एक ऐसा चीज था जिसमें नो दलील, नो अपील और नो वकील का मैटर था। क्लियर है, इसमें किसी तरह के इसको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। पहले क्या था कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए उसका एक कारण बता दिए। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस रखेगी, उसके बाद उसको कोर्ट ले जाएगी, कोर्ट में जाकर के उसको जो भी अपना गवाही देना, अपना वकील रख करके, इसमें कोई सिचुएशन ही नहीं था। आपने बिना किसी कारण बताए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके किसी जगह पर कितनाओं दिन के लिए रख लिए। और इसमें एक और खास बात थी, उसमें यह थी कि जो व्यक्ति इसको लागू किया, जो व्यक्ति सजा देता था, जो व्यक्ति जज बनता था, मतलब सारे चीज एक ही व्यक्ति के हाथ में देकर के इन्होंने छोड़ दिया कि बस आपको इनको कंट्रोल करना चाहे तो आप जैसे करो। पत्र पत्रिकाओं में अमृत बाजार पत्रिका थी, उसके बाद इंडिपेंडेंस, बॉम्बे क्रॉनिकल, न्यू हेराल्ड, द ट्रिब्यून, विजय, इनकलाब, सियासत, सब ने कुछ न कुछ इसके बारे में निकाला और अंग्रेजों की धज्जी उड़ा दिया इन्होंने। लेकिन अंग्रेज किसी भी रूप में सुनने के लिए तैयार नहीं थे। एक पत्रिका था वक्त, 22 मार्च को एक कार्टून भी निकाला था जिसमें इस रोल्ट एक्ट को काले नाग की तरह दिखाया था और तब से इसको काला नाग भी कहा जाने लगा। एक दूसरा शब्द भी आता है कि ये सांप था और काला नाग था। इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह के जरिए मुल्क भर में एहतजाज किया गया। पंजाब के कई इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। अमृतसर में भी शेड्यूल के मुताबिक एहतजाज का सिलसिला जारी था। इसमें दो व्यक्ति अमृतसर में इसको लीड किए, एक डॉक्टर सत्यपाल मलिक और दूसरा हो गए डॉक्टर किचलू। दोनों के नेतृत्व में प्रदर्शन होते रहे और उस प्रदर्शन में महात्मा गांधी को भी बुलाने की बात थी। महात्मा गांधी भी 2 अप्रैल को पंजाब पहुंचने के लिए चल चुके थे, लेकिन पलवल में, चूंकि पंजाब का क्षेत्र उसमें बहुत बड़ा था, उस पलवल में वहीं पर ट्रेन से मुंबई से वो आए, उनको रोक करके वहीं से उनको वापस कर दिया गया। इसलिए महात्मा गांधी यहां पर पहुंच नहीं पाए। जो भी हो, इन सब के बावजूद 18 मार्च 1919 को रॉलेट बिल 20 मतों के मुकाबले 35 मतों से इसे पारित कर दिया गया। 10 अप्रैल को जिलाधिकारी जो इरविन था, अमृतसर का जो जिलाधिकारी था, उसने डॉक्टर किचलू और सत्यपाल मलिक दोनों को बुलाया और धोखे से 10 बजे सुबह में बुला करके उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहां पर गिरफ्तार करके यहां नहीं रखा गया, बल्कि उनको गिरफ्तार करके लेकर के धर्मशाला भेज दिया गया। एहतजाजी मुजाहिरों में 2 रहनुमा डॉक्टर सैफुद्दीन किचले और डॉक्टर सत्यपाल मलिक नुमाया थे। इन दोनों रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाद अमृतसर में कशीदगी फैल गई और काटरा जमील सिंह, हाल बाजार और ऊंचा पुल के इलाके में 20,000 से ज्यादा लोगों ने एहतजाज किया। इस दौरान 1 या 2 पुरतशद्दुद वाक़यात भी पेश आए, जिसके बाद पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने सूरत हाल को संभालने के लिए जालंधर कंटोनमेंट बोर्ड से आर्मी ऑफिसर जनरल आर डायर को बुलाया था। तब उसने क्या किया, आर डायर को जालंधर से बुलाया, क्योंकि उसका थोड़ा सा पब्लिक के प्रति एक अजीब व्यू था। उसे ये लगता था कि पब्लिक ऐसा किसी अंग्रेज के विरुद्ध खड़ा होकर के उसके साथ बदतमीजी कर ही नहीं सकती। इसलिए नहीं कर कि ये देश हमारा है, ये हैं कौन, ये तो कुत्ते और कीड़े मकोड़े, ये कर ही नहीं सकते। और इसको लेकर के गुस्सा था, और गुस्सा में आने वाला जो सबसे प्रोमिनेंट होकर बोलने वाला उत्तर क्षेत्र में कोई व्यक्ति था तो ये जनरल डायर था। जलियांवाला बाग कत्लेआम से 1 रोज कबल जनरल आर डायर ने मुसल्लह फौज के साथ अमृतसर में मार्च किया और कर्फ्यू का ऐलान किया। जब ये घर गए, अपने क्वार्टर पर गए, तो उन्होंने मैप देखा तो पता चला ये तो 10% एरिया ही कवर किए। 90% लोगों को तो पता ही नहीं है कि आपने मार्शल लॉ लगाया है, कि रोलेट एक्ट लगाया है, कि आपने कर्फ्यू लगाया, आपने क्या लगाया, किसी को पता ही नहीं। तो 10% पर इन्होंने कहा था और उसी 10% से कुछ नहीं होना था। लोगों को पता नहीं चला, 90% लोगों को पता नहीं चला कि हमारे यहाँ कर्फ्यू भी लगा हुआ है।
कर्फ्यू से लाइल्म कुछ लोग जलियांवाला बाग में एक मीटिंग के लिए पहुंचे। इसके अलावा वसाखी की मुनासिबत से मुताद्दिद लोग खिराज अकीदत पेश करने के लिए दूर दराज इलाकों से श्री हरमंद साहिब पहुंचे थे। वहीं गोविंदगढ़ पशु मेले के लिए भी कई ताजिर वहां जमा हुए थे। इस दौरान जनरल डायर तमाम तफसीलात से वाकफियात हासिल कर रहा था। एक और ग्रुप होता था जो उसमें भीड़ होती थी, वो थी और मोहल्ले की औरतों की, बच्चों का और बूढ़े लोगों का। वो सारा माइक वहाँ चल रहा था, सारी तैयारी हो रही थी, सुबह से तैयारी सारी कुछ चल रही थी। लोगों को बहुत लेना था, लोगों को सिर्फ इतना लेना था कि माइक लग रहे हैं, कुछ ना कुछ बजेगा, हमें देखना है। बाकी मीटिंग की बात अलग थी, लोगों को पता नहीं, 90% लोगों को वहां नहीं पता था कि यहाँ किसी तरह की मीटिंग होने वाली है, क्रांतिकारियों की मीटिंग होने वाली है या आज सत्याग्रहियों की मीटिंग होने वाली है। उसे लोगों को कोई लेना देना नहीं था, न्यूज ही नहीं पता चलता था। वहां पर मीटिंग जब शुरू हो गई 1 बजे के आसपास लोग वहां इकट्ठा होना शुरू हो गए। उसकी सारी खबर जनरल डायर को पहुंचने लगी। इजलास का आगाज 4 या 4:30 बजे शुरू होना था, ताहम भारी भीड़ को देखते हुए दोपहर 3 बजे ही जलसा शुरू हो गया। ताहम गोरखा रेजिमेंट और अफगान रेजिमेंट के 50 सिपाहियों के साथ जनरल डायर बाग के अंदर दाखिल हुआ और फायरिंग करने का हुक्म दे दिया। जैसे दुर्गादास खड़े हुए और वो हटने के लिए तैयार हुए, तभी गोली चलना शुरू हो गई। और वो गोली चलने का जो टाइम था जनरली जो मिलता है वो है 5:50 में गोली चलना शुरू हो गई। इस सिचुएशन में इन्होंने कहीं कुछ नहीं देखा, कोई हवाई फायर नहीं, सीधे जहां सबसे ज्यादा भीड़ थी वहां गोली चलाना शुरू कर। लेकिन जब लोगों के शरीर से खून बहना शुरू हुआ तब भगदड़ मच गई। उसको भी समझने से 1 से 1.5 मिनट लग गए कि हुआ क्या। एक गोली तो चल नहीं सकता था, ऐसा कोई रिकॉर्ड था नहीं। लोग भी जानते थे कि भैया सरकार है, हमारी सरकार है। और कुल मिलाकर के 303 का 3.3 का 1650 गोलियां चला था। एकमात्र उस जलियांवाला बाग में एक कुआं था, 3 पेड़ थे और एक टूटी फूटी समाधि थी। इससे बचना बहुत मुश्किल था। उस कुआं में स्त्रियां और बच्चे जो थे, बूढ़े थे, लगभग कूद गए, उससे भर गया। और बाकी और लोग थे जो गोली ये कर रहे थे। सुल्तान सिंह विंड दरवाजा, जो एक तरफ का दरवाजे को कहा जाता है सुल्तान सिंह विंड दरवाजा, उस तरफ से थोड़ा सा दरवाजा टूटा हुआ था। लोग उसी से गिरना शुरू किया। जैसे गिरते थे गोली वहीं चलती थी। तो उधर तरफ लोग नहीं गिरते थे, लाशें गिरती थी। उस तरफ पूरी तरह जाम हो गया। लाश गिरते 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 पूरी तरह से जाम हो गया। वहीं पर एक व्यक्ति जिसका नाम उधम सिंह सभी लोग जानते हैं। ऐसे बच्चे का, ऐसे बालक को भूला नहीं जा सकता है। उधम सिंह और इनके साथ एक और व्यक्ति, एक और बच्चा था। 2 बच्चे इसी उधर भागना शुरू। ये दोनों भी पेड़ के पीछे छिप करके जैसे तैसे वो अपनी जान इन्होंने बचाया था। ये भी लगभग पूरी तरह से घिर गए थे। गोली कांड के बाद अमृतसर ही नहीं बल्कि पूरे शहर में मरघटा सन्नाटा छा गया। फायरिंग के बाद जख्मियों को पानी का एक कतरा तक नसीब नहीं हुआ। अगर उस मौके पर सिर्फ पानी या तिब्बी इमदाद बर वक्त फराहम की जाती तो बहुत सी जिंदगियां बच सकती थीं। खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल थे G.A. वादन। उन्होंने वो गए वहां पर लाहौर में, जहां डायर बैठता था, जो जनरल ओ डायर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, हाँ वो बैठता था। उसको उन्होंने सूचना दिया कि 5000 लोगों की भीड़ थी, हमें मतलब पुलिस को गोली चलानी पड़ी और गोली चलाने में 200 लोग मारे गए। ये पहला रिकॉर्ड आता है कि 200 लोग मारे गए। पंजाब का मुख्य सचिव था J.P. थॉमसन। वो लिखता है कि 291 लोग मारे गए थे। उसमें भी वो डाटा देता है कि 211 अमृतसर शहर के थे। हंटर कमेटी कहती है कि 379 लोग मरे। और बड़े आश्चर्य की बात है, इसको समझने की जरूरत है। उसमें वो कहती है कि 275 लोग गोलियों से मरे हैं, 104 लोग कुएं में जो डेड बॉडी था वो डेड बॉडी है। तो मदन मोहन मालवीय उस जांच कमेटी का अध्यक्ष होते हैं और वो बताते हैं कि 1000 लोग मरे थे। कांग्रेस जांच कमेटी जो देती है वो कहती है 1200 लोग मरे थे और 2600 लोग घायल हुए थे। स्वामी श्रद्धानंद थे, वो श्रद्धानंद भी गए थे वहां पर और उन्होंने कहा कि 1500 लोग मरे। यानी कि कुल मिलाकर के जो डाटा आ रहा है वो 1000 से लेकर के 1500 के बीच में आ रहा है। अंग्रेजों के ही रिकॉर्ड है जो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन 379 कहीं से नहीं बढ़ता। ये सिचुएशन था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कितने लोग मरे थे ये बहुत ज्यादा ये क्लियर नहीं होता, लेकिन इतना तय है कि हजारों की संख्या में लोग मरे हैं, जिसको कुछ भी ये करना मुश्किल हो जाता है। भारतीयों में पाए जाने वाले गम व गुस्से को देखते हुए अंग्रेज हुकूमत ने जनरल डायर को मुअत्तल कर दिया, जिसके बाद वो बरतानिया वापस चला गया। शहीद उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओ डायर को गोली मारकर कत्लेआम का बदला लिया। 1961 में हुकूमत हिंद ने शहीद उधम सिंह को जबरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए एक यादगार तामीर की गई, जिसका इफ्तिताह आज़ाद भारत के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।